या स्टूडेंट, आज का मैं ये वीडियो स्पेशली क्लास 12th के उन बच्चों के लिए बनाने जा रहा हूँ जिनका मेन फोकस क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए। मैं फर्स्ट चैप्टर से क्लास 12th फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वहाँ से स्टार्ट करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आपका 12th का पूरा चैप्टर कंप्लीट करूँ अलग अलग वीडियोज़ में। ठीक है ना। तो इसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है इम्पोर्टेंट। सबसे पहली चीज़ जो आपको पढ़नी है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहली चीज़ एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव होता है। दूसरा क्या होता है, क्वांटाइजेशन को फॉलो करता है, मतलब क्वांटाइज्ड होता है। तीसरी प्रॉपर्टी कंजर्व होता है, कंजर्व्ड होता है। ठीक है ना। ये तीन मैंने प्रॉपर्टी याद रखनी है। चौथी प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हो, सेम चार्ज रिपेल करता है, डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। एंड पांचवी प्रॉपर्टी याद रख सकते हो कि डज नॉट डिपेंड्स ऑन मोशन, है ना। डज नॉट डिपेंड्स ऑन मोशन ऑफ चार्ज, यानी बॉडी अगर मोशन में होगी तो उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये चार पांच प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हो। सेकेंड पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है आपका कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है। इसका कहना है कि अगर आपके पास दो चार्ज बॉडी है, दो चार्ज पार्टिकल है, पॉइंट साइज का चार्ज है। एक चार्ज मान लीजिए Q1 है और एक चार्ज मान लीजिए Q2 है, और दोनों के बीच की दूरी अगर r है, तो कूलम्ब्स का कहना है कि दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, and that force will be inversely proportional to a square of the distance between them। जब इन दोनों को मिला के लिखते हैं तो हम ऐसा लिखते हैं F is directly proportional to Q1 into Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हो जाएगा हमारा कितना, Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन याद रखना है। एंड दिस फोर्स विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द चार्ज। ठीक है ना। इसको आप स्टेटमेंट या सेंटेंस के फॉर्म में लिख सकते हो कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहाँ पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है ना। एप्सिलॉन नोट जो है, ये एप्सिलॉन नोट हमारा परमिटिविटी कहलाता है। ये हमारा परमिटिविटी कहलाता है ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट हो जाएगा पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। इसका जस्ट उल्टा कर दीजिएगा यूनिट, ठीक है ना, रिवर्स कर दीजिएगा। तो ये बात हो गई कूलम्ब्स लॉ की। ठीक है। नेक्स्ट जो आपको इसमें टॉपिक याद रखना है वो है हमारा क्या, वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट एनी पॉइंट। यानी आप कह सकते हो E वेक्टर इज इक्वल टू होता है F वेक्टर अपॉन स्मॉल q, या एक और इसका एक्सप्रेशन है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r स्क्वायर। याद रखिएगा जब मैं एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूँ तो इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि चार्ज फ्री स्पेस में रखा हुआ है या एयर में रखा हुआ है। ठीक है ना। तो देखिए अगर यहाँ पर कोई एक चार्ज Q है और इससे ये R डिस्टेंस पर फील्ड निकालना है तो उस फील्ड को पता करने का जो तरीका है वो ये तरीका है। ठीक है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर, या फिर यहाँ पर एक स्मॉल q चार्ज को रख दीजिए, उस पर जो भी ये कैपिटल Q फोर्स लगाएगा उसको स्मॉल q से डिवाइड कर दीजिए तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आपको जो है जो इसमें चीज़ें याद रखनी है वो हो जाएगा हमारा क्या, नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन।
properties of electric field lines। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है इसकी। चलिए मैं कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करता हूँ जो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है ना। तो पहली प्रॉपर्टी आपको क्या याद रखना है मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है क्योंकि गला ख़राब हो गया। खैर, पहली प्रॉपर्टी याद रखना है क्या कि ये कॉन्टिन्यूअस कर्व होता है, ये एक कॉन्टिन्यूअस कर्व होता है। दूसरी प्रॉपर्टी याद रखना है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव इसका डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। तीसरी प्रॉपर्टी नेवर इंटरसेक्ट, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। चौथी प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि नॉर्मल होता है, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी के नॉर्मल होता है, ठीक है ना। पांचवी प्रॉपर्टी नेवर फॉर्म क्लोज लूप, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा, नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ठीक है ना। तो ये 4-5 प्रॉपर्टीज आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की याद रख सकते हो। साथ ही साथ आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और डायपोल का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ भी करने आना चाहिए। जैसे अगर सिंगल एक पॉजिटिव चार्ज है और इसका अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से लाइन को यूं ले जाओ, यूं ले जाओ, यूं ले जाओ, इस तरीके से आप लेके जा सकते हो, ठीक है ना। अगर सपोज कर लीजिए कोई नेगेटिव चार्ज है और इसका फील्ड अगर ड्रॉ करना है तो ये फील्ड यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, ऐसा आप ड्रॉ कर सकते हो इसकी तरफ। लेकिन अगर सपोज एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे के नज़दीक में रखा हुआ है तो अगर हमें इसका फील्ड ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेके जाएंगे। याद रखना है पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाएगा ये सब। और अगर मान लीजिए कि दो पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं, सपोज कर लीजिए कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों का एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो इसकी फील्ड लाइन जो होगी वो यूं चली जाएंगी ऐसे। कभी भी फील्ड लाइन पॉजिटिव की तरफ नहीं जा सकती है, ठीक है ना। तो इसका भी ऐसा मुड़ जाएगा, ये ऐसा चला जाएगा ऐसा, ठीक है ना। तो ये कुछ ये भी ड्रॉ करने के लिए आप देख लीजिएगा क्योंकि कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने के लिए आ जाता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का, ठीक है। देन इसके बाद जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो है आपका क्या टॉपिक, वो है टॉपिक हमारा, इसके बाद जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल आ जाता है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड एट सम डिस्टेंस, ये दोनों के बीच में कुछ दूरी होनी चाहिए जिसको कि हम 2a मान लेते हैं। तो दोनों चार्ज के बीच की कुछ दूरी होनी चाहिए और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल एंड कुछ दूरी पे ए रखा हुआ हो, तो इस कॉम्बिनेशन को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। डेफिनेशन भी याद रखिएगा क्या, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज separated at some distance, separated at some distance, ठीक है ना। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इसमें एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक डायपोल में, क्या, एक टर्म आता है इसमें डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट जिसको कि वेक्टर p से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये डायपोल मोमेंट क्या होता है,
तो दिस डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द ईदर चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन बिटवीन द चार्ज। दोनों चार्ज के बीच की दूरी जो भी है उसको किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट डायपोल मोमेंट, और इसका यूनिट वेक्टर पी कैप लगा देना है, ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये पी कैप का डायरेक्शन क्या होगा, यानी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पॉइंट आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है। अब देखिए यूनिट की अगर हम बात करें, याद रखिएगा एक वेक्टर क्वांटिटी है डायपोल मोमेंट। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलम्ब मीटर। इसको सेंटीमीटर मत समझिएगा, दिस इज कूलम्ब मीटर। ठीक है ना। और ये हो गई डायपोल की बात। डेफिनेशन आएगा तो लिख दीजिएगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज या हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द ईदर चार्ज मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन बिटवीन देम एंड इट्स डायरेक्शन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी लिख देना, ये डेफिनेशन इसका लिख देना है। देन इसके बाद क्या आ जाता है हमारा, इसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, लेट से कि ये हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करते हैं, एक डायपोल को यूं रख देते हैं। ठीक है ना। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर जगह पे सेम हो। ठीक है ना। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हर जगह पे सेम हो। अब यहाँ पर मैंने एक डायपोल रखा जिसका ये वाला चार्ज मान लीजिए माइनस क्यू है और ये वाला चार्ज प्लस क्यू है। तो अगर हम इस पर फोर्स को दिखाएं तो प्लस क्यू पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। ये फोर्स होगा कितने के बराबर, क्यू इंटू ई के बराबर। जबकि नेगेटिव पर जो फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट लगेगा, और ये फोर्स भी होगा कितना, क्यू इंटू ई के बराबर। तो अगर आप इस पर नेट फोर्स देखें, एफ नेट देखें ऑन डायपोल, तो आप देख सकते हो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम कर रहा है, तो आप कहोगे एफ नेट बराबर कितना हो जाएगा, 0। अगर एफ नेट 0 होगा तो आप कह सकते हो एक्सेलरेशन जो होगा इसका वो 0 हो जाएगा, मतलब नो ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस्ड, नो ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस्ड। इसमें कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है ना। अब इसमें टॉर्क काम करेगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम कर रहा है, तो ये फोर्स एक तरह का कपल क्रिएट करेगा, और अगर कपल क्रिएट करेगा तो इसका मतलब टॉर्क लगेगा इस पर। तो आप इस फोर्स को अगर थोड़ा बढ़ा दो और इसको भी ऐसे बढ़ा दो, तो दोनों फोर्स के बीच में दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लंबाई 2a है। और अगर आप देखोगे तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव ये है पी कैप। तो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज लेट्स से थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा 2a sin थीटा। ठीक है ना। तो अगर आप टॉर्क देखना चाह रहे हो कि टॉर्क कितना लगेगा, तो आप यह कह सकते हो, आप ये कह सकते हो टॉर्क इज इक्वल टू कोई भी एक फोर्स मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन बिटवीन फोर्स या डिस्टेंस बिटवीन फोर्स, सेपरेशन बिटवीन फोर्स। ठीक है ना। मतलब आप ये कह सकते हो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू, कोई भी एक फोर्स उठा लेना है जो कि क्यू ई इंटू दोनों फोर्स के बीच की जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आपको कंसिडर करना है, जो कि आएगा 2a sin थीटा। अब देखिए इस q इंटू 2a, इसको आप p लिख सकते हो, तो यू कैन से टॉर्क विल भी आ जाएगा आपका कितना, pe sin थीटा। और आप इस टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e लिख सकते हो, ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा
टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल का, ठीक है ना। ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, तो टॉर्क मैक्सिमम होगा when theta is equal to 90 degree and at theta is equal to 0 degree या 180 डिग्री टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है ना। ये बात याद रखना है। तो ये 0 डिग्री और 180 डिग्री पर चूंकि टॉर्क 0 हो जाएगा और फोर्स तो 0 रहेगा ही रहेगा, तो हम कहेंगे कि इन दोनों केस में डायपोल इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन में रहेगा, ठीक है ना। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक। अब आ जाती है बात क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। तो डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कहां पर, एक्सियल पॉइंट पर। एक्सियल पॉइंट पर कैसे देखेंगे, एक्सियल पॉइंट पर तो देखिए, मान लीजिए कि ये आपका एक डायपोल है, दिस इज माइनस क्यू लेट से एंड दिस इज प्लस क्यू। ये इन दोनों को मिलाने वाली एक्सिस है जिसकी दूरी 2a है, और इसके सेंटर से मान लीजिए, इसके सेंटर से यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं जो कि इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर है, और यहाँ पर अपने को फील्ड पता करना है कि क्या होगा। बेसिकली ये जो सेंटर से लाइन जा रही है इसको हम एक्सियल लाइन बोलते हैं या एक्सिस ऑफ द डायपोल बोलते हैं, और उस एक्सिस पर कोई एक पॉइंट है जिसको कि हम एक्सियल पॉइंट नाम देंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, इस पॉइंट पर अगर आप फील्ड देखना चाह रहे हो, इस पॉइंट का नाम P या M रख दो, तो यहाँ पर जो प्लस चार्ज अपना फील्ड बनाएगा वो अपने से दूर बनाएगा, तो प्लस का फील्ड इससे दूर इधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम नाम दे देते हैं E1, और माइनस जो फील्ड बनाएगा वो अपनी तरफ बनाएगा इधर, जिसको मैं नाम दे देता हूँ E2, ठीक है। यानी E1 क्या है, E1 है हमारा फील्ड, अरे यार स्पेलिंग क्या, फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और E2 क्या है हमारा, फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो अगर आप E1 देखोगे तो आपकी जो E1 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी के मतलब 1/4πε0 है, K इंटू क्यू बाई E1 हमारा पॉजिटिव चार्ज का फील्ड है, तो पॉजिटिव चार्ज का यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, सेंटर से ये दूरी R है, ये A होगा, तो Q से जो दूरी आएगी वो R माइनस A का होल स्क्वायर हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव यानी लेफ्ट से राइट की तरफ है, और E1 भी लेफ्ट से राइट की तरफ है, तो यहाँ पर सीधा सीधा P कैप वेक्टर लगा देना है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप E2 निकाल सकते हो, E2 बराबर हो जाएगा KQ अपॉन उसकी दूरी हो जाएगी R प्लस A का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर P कैप, बट यहाँ साइन माइनस का लगेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज का फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है डायपोल मोमेंट के। तो आपका जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो हो जाएगा E1 प्लस E2 हो जाएगा, जिसको कि आप KQ बाय R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस KQ बाय R प्लस A का होल स्क्वायर, और बाहर में यूनिट वेक्टर P कैप लगा करके रख सकते हो ऐसे। इसमें आप KQ को अगर बाहर कर लो तो यहाँ नीचे एलसीएम लोगे आप, तो ये हो जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर इंटू R प्लस A का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर P कैप हो जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये KQ तो ठीक है, और अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका ऊपर में
4RA के बराबर आएगा। ऊपर आ जाएगा 4RA के इक्वल और नीचे आ जाएगा आपको आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर पी कैप। अब आप इसको चाहो तो ऐसा लिख सकते हो के इंटू इस 4 को ऐसा लिख दीजिए क्यू इंटू 2a और 2 को पहले लिख लीजिए एक 2 को, या फिर ऐसा लिख लीजिए 2 इंटू आर अपॉन में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पी कैप। क्यू इंटू 2a को पी बोलते हैं तो ये हो जाएगा के इंटू ये पूरा पी बन जाएगा तो के इंटू 2p इंटू आर बाय हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पी कैप। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हो कि आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि एक्सियल पॉइंट पर फील्ड और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम होता है। तो आपसे अगर पूछेगा एंगल कितना होगा डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एट एक्सियल पॉइंट, तो आप बोलोगे 0 डिग्री। ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए कि आपका ए बहुत ही छोटा हो जाए आर से, तो वैसे सिचुएशन में ए को नीचे इग्नोर करिए तो ई बराबर हो जाएगा के इंटू 2p इंटू आर अपॉन में आर दी पावर 4। इससे इसको काटोगे यहाँ 3 बचेगा यूनिट वेक्टर पी कैप। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो ई वेक्टर इज इक्वल टू के इंटू 2p वेक्टर अपॉन में आर का क्यूब, या फाइनली आप ऐसा लिख दो ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p वेक्टर अपॉन में आर का क्यूब, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है ना। तो ये बात हो गई हमारी एक्सियल पॉइंट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें इक्वेटोरियल पॉइंट की। फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो अगर हम इक्वेटोरियल पॉइंट पर फील्ड की बात करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए क्या करेंगे, अगेन ये हमारा माइनस क्यू और ये हमारा हो गया प्लस क्यू, दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2a है। इसके सेंटर से अगर एक कोई परपेंडिकुलर लाइन जाती है तो इस लाइन का नाम है इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है ना। और इस लाइन पर अगर आप कहीं पर एक पॉइंट ले लेते हो, ये पॉइंट ले लेते हो, तो इस पॉइंट का नाम है इक्वेटोरियल पॉइंट। इस पॉइंट पर जो माइनस चार्ज फील्ड बनाएगा वो अपनी तरफ बनाएगा ऐसे, और जो प्लस चार्ज जो फील्ड बनाएगा तो प्लस का फील्ड इससे दूर जाएगा कुछ ऐसे। तो माइनस का फील्ड इधर, तो माइनस के फील्ड को हम E2 नाम देते हैं, प्लस के फील्ड को हम E1 नाम दे देते हैं। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इस फील्ड का कंपोनेंट तोड़ना है, कुछ इधर और इधर टूटेगा और E2 वाले का नीचे की तरफ आएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा, और ये जो लंबाई है ये आर है। ठीक है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए आपको दिखेगा कि ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा E1 का साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट जो है ये आ जाएगा हमारा E2 का साइन थीटा, जबकि इधर जो है ये आएगा E1 का कॉस थीटा और E2 का कॉस थीटा। तो E1 साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तो आपका जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E1 का कॉस थीटा प्लस E2 का कॉस थीटा। यूनिट वेक्टर आपको यहाँ पर पी कैप लगा देना है, साथ में साइन माइनस का लगा देना है, क्योंकि डायपोल मोमेंट लेफ्ट से राइट की तरफ है और नेट फील्ड जो है हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ है। मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पर फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में एंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए एक कंडीशन लिखिएगा कि E1 का कॉस थीटा बराबर होगा E2 के कॉस थीटा के। तो इसीलिए आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ द, या तो 2E1 cos थीटा लिख लीजिए या 2E2 cos थीटा लिख लीजिए, आपकी मर्जी। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर यूनिट वेक्टर पी कैप लगा दीजिए, -2 इंटू E1 को अगर आप देखोगे तो अगर इस लंबाई को, इस दूरी को मैं x बोल दूँ तो E1 हो जाएगा k इंटू क्यू अपॉन में हो जाएगा x स्क्वायर,
और कॉस थीटा देखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये लंबाई हमारी ए है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस करेंगे तो ये आएगा ए अपॉन एक्स। तो ये फाइनली हो जाएगा, यूनिट वेक्टर पी लगाइए, ये हो जाएगा माइनस, अब ये 2 है, क्यू है, ए है, क्यू इंटू 2 डायपोल मोमेंट होता है तो माइनस के इंटू इसको पी वेक्टर बोल दीजिए अपॉन में एक्स का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप x देखोगे तो यू कैन से x इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 1/2, बट यहाँ x पर पावर 3 लगा हुआ है तो आप कह सकते हो ये माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 3/2 आ जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। अगर इसमें a बहुत छोटा हो जाता है r से तो यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी माइनस के पी वेक्टर अपॉन में r का क्यूब आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो आपको इसमें याद रखना है वो है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमारा 26 मिनट्स हो चुका है, मैं कोशिश करूंगा 40 मिनट में चैप्टर को क्लोज करूं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जिसको कि हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर मान लीजिए ये एक कोई एरिया आपको गिवन है, इस एरिया का डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर होगा इधर की तरफ, और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कि इधर की तरफ जा रहा है ऐसा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में जो ये एंगल है, इस एंगल को आप थीटा बोल दीजिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन, नंबर ऑफ field lines passing normally through given area। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा वो आएगा ई कॉस थीटा। तो आप कह सकते हो फ्लक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई कॉस थीटा इंटू एरिया, जिसको क्या आप फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा कह सकते हो, या फ्लक्स इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए कह सकते हो। दिस इज द फ्लक्स, ठीक है ना। जाहिर सी बात है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज अ, ये एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या हो जाएगा, इसका जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर आप यूनिट देखते हो तो ये होता है न्यूटन पर कूलम, एरिया का यूनिट हो जाता है मीटर स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह वोल्ट पर मीटर और एरिया की जगह मीटर स्क्वायर डालोगे तो आपको ये निकल करके आएगा वोल्ट मीटर। ये दोनों यूनिट होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है ना। देन इसके बाद हमारा इसमें जो टॉपिक आ जाता है नेक्स्ट, वो आ जाता है गॉस लॉ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है गॉस लॉ। इसका क्या कहना है, इसका कहना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, थ्रू अ closed surface is 1/epsilon naught times the net charge enclosed by the surface। नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा Q इनसाइड, यानी कोई भी क्लोज सरफेस जो 3D में होगा, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। Q बाय आप एप्सिलॉन नॉट कह सकते हो। ये गॉस लॉ के अंदर आ गई, ये गॉस लॉ की बात हो गई, ठीक है ना। और देन लास्ट में जो आपको टॉपिक अच्छे से करना है कवर, वो आ जाता है हमारा क्या, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ।
एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन में पहला आपको जो करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग वायर। अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग वायर है, कैसा, ये मान लीजिए एक वायर है जो बहुत ही लंबा है और इस पर चार्ज अगर हमारा पॉजिटिव है, ये अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है मान लीजिए, और इसकी चार्ज डेंसिटी को लैम्डा मान लीजिए, और इससे अगर ए डिस्टेंस पर यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो यहाँ से होकर के आपको एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा जो कि हमारा सिलेंड्रिकल बनेगा। ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आप रिप्रेजेंट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आप यूं रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसा, सरफेस के परपेंडिकुलर, ऐसा। तो अगर आप देखोगे तो एक एरिया ये है जिसका नाम A1 है, एक एरिया ये है जिसका नाम A2 है, और एक एरिया ये है जिसका नाम A3 है। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो A1 है, A1 का डायरेक्शन एकदम परपेंडिकुलर ऊपर, A2 का डायरेक्शन एकदम परपेंडिकुलर नीचे की तरफ होगा, ठीक है ना। किधर होगा, एकदम से नीचे की तरफ होगा, ठीक है। इसका डायरेक्शन इधर की तरफ, नीचे की तरफ होगा। तो अगर आप देखोगे तो आपका जो फ्लक्स आएगा एरिया 1 में, φ1 इज इक्वल टू E इंटू A1 इंटू कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, जो कि 0 होगा। अगर आप एरिया 2 में देखोगे तो आप कह सकते हो E इंटू A2 इंटू यहाँ भी आपका कॉस 90 हो जाएगा, जो कि 0 होगा। और एरिया 3 में देखोगे तो ये हो जाएगा E इंटू A3 इंटू यहाँ पर कॉस 0 होगा, जिसको कि आप E इंटू A3 कह सकते हो। अगर इस सिलेंडर की लंबाई को मैं L मान करके चलता हूँ तो ये जो A3 आएगा वो एक कर्व्ड सरफेस होगा, जिसको कि आप E इंटू 2πRL यानी कि 2πRH को आप 2π इंटू A इंटू L कह सकते हो। ये आपका φ3 आ जाएगा, ये आपका φ3 आ जाएगा, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। और आपका जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 होगा। और आप कह सकते हो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू 2π इंटू A इंटू L हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन, इसको मानने की कोई ज़रूरत नहीं, इसी को इक्वेशन 1 मानो, ठीक है ना। अब गॉस के अकॉर्डिंग टू गॉस ये फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपको जो Q लेना है, चार्ज जो लेना है वो यहाँ से यहीं तक का लेना है जो सिलेंडर के अंदर आएगा। तो आप कह सकते हो फ्लक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा लैम्डा इंटू L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इसको 2 मानिए। और फ्रॉम 1 एंड 2 से आप ये कह सकते हो E इंटू 2π इंटू A इंटू L बराबर होगा लैम्डा इंटू L अपॉन में एप्सिलॉन नोट। L से L कटेगा और यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2π A इंटू एप्सिलॉन नोट, ऐसा कुछ आ जाएगा। दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये हो गई लाइन चार्ज की बात। देन आप शीट की बात कर लो थोड़ा सा। तो अगर आप शीट की बात करोगे, आप इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट की अगर बात करते हो तो ये हमारा कोई शीट हो जाता है ऐसा। इस पर ये अगर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है
और इसका फील्ड अगर यहाँ पर निकालना है तो अगेन आपको एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा जो कि उस पॉइंट से होकर के जाना चाहिए। ऐसा बनेगा, ऐसा। इतने दूर का चार्ज इस सिलेंडर के अंदर आएगा, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर फील्ड को रिप्रेजेंट करो तो ये फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी, इधर की तरफ ये ऐसे जा रही होगी, ऐसा। तो अगेन इस एरिया को आप A1 बोलो, इस एरिया को आप A2 बोलो और इस एरिया को आप A3 बोलो। तो अगर φ1 देखोगे तो φ1 बराबर हो जाएगा E इंटू A1 इंटू कॉस 0 डिग्री, जिसको कि आप E इंटू A1 नाम दे सकते हो। A1 को अगर मैं A बोल दूं तो वी कैन से φ1 इज इक्वल टू E इंटू A, ठीक है ना। एंड φ2 बराबर हो जाएगा E इंटू A इंटू कितना, कॉस 0 डिग्री। तो φ2 बराबर भी हो गया E इंटू A। एंड φ3 देखेंगे, ये आपका φ1 आ गया, ये आपका φ2 आ गया। φ3 हो जाएगा E इंटू A3 इंटू ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, जो कि 0 हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो आप कह सकते हो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा EA प्लस 0। यू कैन से टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 2EA हो जाएगा, ठीक है ना। अब गॉस के अकॉर्डिंग इसी फ्लक्स को आप क्या डाल सकते हो, Q बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 2EA, और Q की जगह आप सिग्मा इंटू एरिया डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 2EA। ए से ए कटेगा, 2 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर E, और यू कैन से E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। आप इस तरीके से इसको डिराइव कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। और लास्ट टॉपिक जो इसके एप्लीकेशन का है वो है फील्ड ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल। फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल बोले या कंडक्टिंग स्फीयर बोले, कंडक्टिंग स्फीयर बोले, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल के सरफेस पर चार्ज होगा, या कंडक्टिंग स्फीयर बोले तो उसके भी सरफेस पर चार्ज होता है। इसका रेडियस मान लीजिए कैपिटल R है। तो पहला केस लेते हैं कि अगर हम इनसाइड अंदर में देखना चाह रहे हैं, यहाँ पर फील्ड देखना चाह रहे हैं, ये दूरी मान लीजिए स्मॉल r है, मतलब स्मॉल r इज लेस देन रेडियस है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से होकर के एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, और आप कहोगे फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू एरिया, और दूसरी बात कह सकते हो फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। बट अंदर में इस गॉसियन सरफेस के कोई चार्ज नहीं है तो यू कैन से 0। तो हमारा हो जाएगा E इंटू एरिया इज इक्वल टू 0, इसलिए E इज इक्वल टू 0। स्फेरिकल शेल के अंदर में कोई फील्ड नहीं होगा, ठीक है ना। सेकेंड, अगर हम आउटसाइड देखें, आउटसाइड यानी स्मॉल r ग्रेटर देन रेडियस, सपोज यहाँ पर अगर आप देखना चाह रहे हो तो यहाँ से होकर के एक गॉसियन सरफेस ऐसा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू एरिया इंटू यहाँ थीटा 0 डिग्री होगा तो कॉस 0, वी कैन से E इंटू एरिया, एरिया हो जाएगा गॉसियन सरफेस का 4πr²। ये आपका फ्लक्स आ गया, इसको इक्वेशन 1 मानिए। एंड फ्लक्स इज इक्वल टू दूसरी बात कह सकते हो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, जो भी चार्ज अंदर में है, इसको इक्वेशन 2 मानिए। तो वी कैन से कि E इंटू 4π इंटू r² विल बी इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और वी कैन से E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई r²। ये अंदर में बाहर में फील्ड आ जाएगा। अगर आप इसका ग्राफ देखोगे
ये सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डिस्टेंस है, तो इसका जो ग्राफ होगा, ये अगर कैपिटल R है तो यहाँ तक कोई फील्ड नहीं रहेगा, यहाँ तक। इसके बाद फील्ड ऐसा इन्वर्सली जाएगा डाउन, ठीक है ना। ये फील्ड मैक्सिमम होगा, कितने के बराबर होगा ये, तो ये KQ/R² होगा, जो कि अर्थ के, जो कि शेल के सरफेस पर होगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ भी आपको याद रखना है। तो बस आप इतना अच्छे से करो, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।